मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। बिहार एसएससी एग्जाम 2025 के लिए जो एडिटोरिया का न्यू बुक आया है उसका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें जीके जीएस का हम लोग सेट नंबर 6 तक प्रैक्टिस करवा चुके हैं और आज हम लोग सेट नंबर 4 का मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 76 से आता है। 75 तक आपका जीके साइंस और करंट अफेयर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम करवा चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। 76 में क्या है कि 11 से विभाज्य योगफल प्राप्त करने के लिए इतना में से घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है कि अल्टरनेट अंक जो होता है ना, अल्टरनेट संख्या जो होता है उसका योग का अंतर जो है या तो 1 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। ठीक है, अंतर। तो जैसे कि यहाँ 5 और 7, 5 7 कितना हुआ 12, 12 7 19, 19 और 7 कितना हुआ 26। ठीक है, ये 26 आ गया। अब बात करते फिर अल्टरनेटिव में 2 और 8 कितना हुआ 10, 10 4 14। ठीक है, 14 अगर माइनस करते हैं तो ये कितना होता है 12। ठीक है, 12। लेकिन आना चाहिए था क्या, या तो 11 या तो 0 आना चाहिए। यानी कि 12 आ रहा है, यानी कि इसमें से 1 अगर घटाएंगे ना तो क्या 11 आ जाएगा, है ना। 1 अगर घटाते हैं तो 1 अगर मतलब कम रहता है तो 11 आ जाता है, तो यानी 11 से विभाजित हो जाता है ये। ठीक है, यानी कि वो छोटी संख्या कौन सी है तो 1 है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना। 12 में 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक, तो यही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। एक मोटर बोट जिसकी अस्थिर जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है यानी कि धारा की दिशा में जाती है, और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत फिर आती है। इस प्रकार कुल 7 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो धारा की गति क्या है, देखिए नाव का गति दे दिया ये। ठीक है, और धारा की गति पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें टाइम भी दे दिया। समय बराबर क्या आता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 50 किलोमीटर है और ये धारा की दिशा में चलेगा तो क्या होता है नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाता है। तो धारा की चाल माने x। ठीक, तो नाव की चाल कितना है 15 तो प्लस x हो गया, है ना। ये क्या हो गया दूरी बटा चाल, है ना, ये समय हो गया। फिर क्या बोला जो कुल समय इतना लगता था, यानी कि फिर प्लस करिए उधर जो वापस आया है 50 किलोमीटर। ठीक, और समय यानी कि दूरी बटा चाल। चाल में इस बार क्या होगा जब विपरीत आएगा तो ये धारा की चाल माइनस होगा। ठीक है, अब ये टोटल समय कितना लगा 7.5 घंटा। ठीक है, तो 7.5 घंटा यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, 15/2 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना, x का मान निकालिए, इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। तो x का मान निकालिएगा, जब इसको कैलकुलेट करिएगा इक्वेशन से तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए बाय ऑप्शन करिए ना। ऑप्शन का मान इसमें x की जगह रखेंगे और इसको कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं किस में 7.5 घंटा आ जाता है ना, 15/2 आ जाता है, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसको ऑप्शन नंबर जैसे बी यहाँ रखिए। बी में क्या है ना, सब चेक करिएगा तो चेक करने के बाद ही आएगा आपका, पहले वो ए करिएगा तो फिर तो बी रखिएगा तो क्या आएगा 50/15 15 + 5 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 50/20। तो ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कटिए यानी 5/2 प्लस इधर क्या 50/15 माइनस 5 होगा कितना 10। यहाँ कितना होगा 10 यानी 10 × 5 = 50 यानी 5 हो जाएगा यहाँ, यानी कि 5 ये और 5/2 यानी कि 2.5, है ना। तो यानी कि 5 और 2.5 कितना हुआ 7.5। देखिए इधर भी 7.5 है, तो इसका यानी कि ये सेटिस्फाइड कर गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है और प्रत्येक पेंट के डिब्बे से 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल रंगा जाता है। तो 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल ये रंग रहा है। ठीक है, कमरे की केवल दीवारों को रंगने के लिए कितनी पेंट के डिब्बों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए ये क्षेत्रफल में रंग रहा है तो, और ये बोला दीवारों को से केवल रंगना है। तो कमरे का जो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा और एक डिब्बा से कितना 40 वर्ग मीटर रंगता है। तो यहाँ 40 से भागा देंगे तो कितना डिब्बा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 × L + B। L कितना है लंबाई है 15, चौड़ाई है 9, तो 15 9 कितना होगा 24। ठीक है, यानी कि 2 × 24 और ऊंचाई क्या है 5 × 5 करिए। अब बटा में कितना दीजिए 40। ठीक है, अब इसको काटिए 8 × 3 = 24, 8 × 5 =
40 और ये 5 से ये 5 कट गया, ठीक है। ये कितना बचा, 3 दूनी 6, यानी कि 6 डिब्बे की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वृत्त की सबसे लंबी जीवा और केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होगी, तो वो होगा व्यास, है ना। व्यास जो होता है ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, ठीक है। तो ये व्यास हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, व्यास जीवा और केंद्र के बीच, तो केंद्र कहाँ है, केंद्र यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, दूरी 0 होगा, क्योंकि यहीं पर है ना। केंद्र बिंदु भी यहीं है और इसका व्यास यानी कि जीवा भी यहीं पर है, तो इसका 0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 15 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर लाभ या तो हानि प्रतिशत गणना करना है आपको, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाइएगा, आसानी से बनेगा। 35 वस्तुओं का अंकित मूल्य 55 वस्तुओं का, तो 55 का अंकित मूल्य, अंकित यानी कि मार्केट प्राइस, है ना। तो MP लिख दीजिए। ये जो है ये किसके बराबर है, 99 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो निकल जाएगा क्या, MP यानी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर मार्केट प्राइस और अनुपात कॉस्ट प्राइस, ये निकल जाएगा कितना, 99 अनुपात 55, है ना। यानी कि 11 से कट जाएगा, 11 × 99, 11 × 5 = 55, ठीक है। तो 9 अनुपात 5 निकल गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप साथ में कॉपी और पेन लेके चलिएगा तो आसान से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ गया, 9 अनुपात 5 आ गया, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये वाला सेकंड स्टेटमेंट है उसका सोल्यूशन करेंगे। इसमें क्या है, 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, है ना। 56 का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, है ना। 56 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है ये किसके बराबर, 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट प्राइस इधर आने दीजिए और सेलिंग प्राइस इधर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 56/35, 56 और 35 का रेशियो करेंगे तो क्या होगा, 7 से कटेगा, 7 × 8 = 56 और 7 × 5 = 35। अब देखिए क्या होगा कि सेलिंग मार्केट प्राइस यहाँ पर 5 और 8 आया, अनुपात मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और पीछे जो हम लोग निकाले थे कितना, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस 9 अनुपात 5 निकाले थे, ठीक है। एक बार फिर से दोनों को लिखते हैं। पहले जो निकाले थे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये निकाले थे कितना, 9 अनुपात 5, और सेकेंड स्टेटमेंट से आया क्या, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये रेशियो आया कितना, 8 अनुपात 5। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ मार्केट प्राइस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को बराबर कर देना है। तो ये बराबर कैसे होगा, तो इससे क्या होगा बराबर करने से कि मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सब एक दूसरे से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बराबर कैसे करना है, तो इसमें 9 से गुना कर दीजिए, इसमें 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्योंकि 9 ये 9 है ना यहाँ, और इसका MP यहाँ 8 है मार्केट प्राइस, तो दोनों एक दूसरे से गुना कर दीजिए। तो यहाँ 9 है तो इसमें 8 गुना करिएगा, 8 × 9 = 72 और 8 × 5 = 40, इसमें 9 से गुना करिएगा, इसमें 9 से, तो 9 × 8 = 72 और 9 × 5 = 45। अब क्या हो गया, देखिए अब सब चीज़ें रिलेटेड हो गया, है ना। 72 यहाँ पर मार्केट प्राइस दोनों सेम हो गया, ठीक, और कॉस्ट प्राइस 40 है और सेलिंग प्राइस 45 है। तो पूछा क्या, प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर लाभ हानि क्या होगा, तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य 40 है, अब विक्रय मूल्य कितना 45 है, तो लाभ निकल जाएगा यहाँ कितना, 5 रुपये लाभ हुआ, कितने पे, क्रय मूल्य 40 है, गुना 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 × 8 = 40, यानी कि 100/8, 100/8 कितना हो जाएगा, 12.5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाभ हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है कि हेमा 20 वर्ष की है, उसकी बहन नेहा 30 वर्ष की है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। अब देखिए इसको कैलकुलेट करिएगा, थोड़ा लेंदी होगा। अब क्या करना है, सिंपल इसको जब ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है ना, ऑप्शन से सबसे आसान यही होगा। 20 वर्ष पहले बोल रहा है, उसकी है ना 20 वर्ष की है, माँ 20 वर्ष की है और उसकी बहन 30 वर्ष की है, तो कितने वर्ष पहले, तो मान के चलिए 5 वर्ष पहले, तो 5 घटाइए दोनों में, तो ये अनुपात आ गया, तो आंसर हो गया। तो 5 घटाएंगे तो 15 और 30 में से 5 घटाएंगे तो 25। अब इसको काटिए, 5 × 3 = 15, 5 × 25। अब देखिए 3 अनुपात 5 आ गया, तो आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आसानी से
बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि ऑप्शन से बनाने में आसान हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस साइन के पावर 4a किसके बराबर होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें निकाल लेंगे। देखिए कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर करिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल गया, कोस ए बराबर है साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं कोस ए। ठीक है, तो ये जो साइन के पावर 4 है इसको क्या लिख सकते हैं साइन के पावर साइन स्क्वायर ए के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है कोस ए, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर कोस ए। ठीक है, तो कोस ए और यहाँ स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए हो गया। तो आप क्या हो गया ये डाटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया। तो इतना बराबर क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। ये आंसर क्या हो गया इसका 1 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इतना का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो चतुर्थानुपाती में क्या होता है, तो जैसे कि चतुर्थानुपाती यहाँ पर मान लिए x, तो निकालना है तो कैसे निकलता है 4 अनुपात ये है ना, ये a अनुपात b, फिर ये होता है c अनुपात d बराबर में हो जाता है। ठीक है, यानी कि 4/9 बराबर में 16/x। ठीक है, इसको निकाले 4 चौक 16। अब x का मान निकालना, x इधर कर दिया 9 इधर गुना कर दिया 4 से 9 चौक 36। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए इस टाइप के 3 प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आपको याद रखना है। जैसे चतुर्थानुपाती पर पूछे, फिर पूछेगा आपको मध्य समानुपात, यानी कि जैसे कि यहाँ 4 और 9 दे दिया, इसका मध्य समानुपाती क्या होगा, तो रूट अंडर ए बी होता है, यानी कि 9 चौक 36 है ना, आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मध्य समानुपाती बराबर आप लिख लीजिएगा क्या रूट अंडर एक्स वाई। ठीक है, और तृतीय समानुपाती पूछेगा, तो जैसे कि ए और बी दो डाटा दे दिया है, तो तृतीय समानुपाती यानी सी पूछेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकालना है बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया 4 और 6 दे दिया। ठीक है, इसका तृतीय समानुपाती निकालना है तो बी स्क्वायर 6 छक 36, अब बटे में क्या हो जाएगा ए यानी कि 4। ठीक, 4 9 36 यानी कि 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीनों याद रखना है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट है किसी धनराशि का 8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज उस धनराशि का इतना भाग है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो किसी धनराशि यानी कि पी मान के चलिए धनराशि है, उसका 8 वर्षों का साधारण ब्याज यानी कि R% मान लीजिए, क्योंकि R पूछ रहा है, तो वो है कितना, तो मूलधन का 3/5 भाग आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पी से पी कट गया। ठीक है, R% है, परसेंट को यहाँ बटा में क्या 100 लिख सकते हैं, तो इसको काट दीजिए 5 गुना 20 पंचे 100 हो गया। अब इसको 4 दूनी 6 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। तो अब ये 5 या 15 इधर, अब बटा में 2 आ जाएगा, यानी कि 15/2 कितना होगा 15/2 7.5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है एक बेडशीट का अंकित मूल्य 500 रुपया है, इसकी बिक्री के समय 10% और 5% की 2 क्रमागत छूट दिया जाता है, तो बेडशीट का बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा, तो 500 रुपया था, पहले 10% का छूट दिया तो यानी कि 9/10, फिर 5% के छूट दिया यानी 5 कितना होता है 1/20 होता है, यानी कि 19/20 छूट देने के बाद ये हो गया। अब इसको 0 से 0 2 0 से ये दोनों कट गया, अब क्या बचा 19 नमा 71 है ना, 171 गुना 5 अब बटा 2, तो 5 से इसको गुना करेंगे 5 का ये 5 5 7 35 और बाकी 3 5 का ये 5 3 8 है ना। अब बटा में क्या है 2 यानी कि 855/2, तो 800 का आधा क्या हो जाएगा 400 और 55 का आधा क्या हो जाएगा 27 दूनी 54 होता है ना 27.5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संख्या 840 में 1 और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड हैं, तो पहले कुल कितना गुणनखंड है वो निकाल लेते हैं 840 में। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा बोला यानी कि 2 घटा देंगे उसमें, तो 840 का गुणनखंड निकालना है तो कैसे उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा, 2 से यहाँ कटेगा तो 42 दूनी 84, फिर 2 से जाएगा 21 दूनी 42, फिर कितना, फिर 2 से इसको 2 से जाएगा है ना, 2 से इसको फिर काटिए तो हो जाएगा कितना 2 से काट सकते हैं, या तो आसान करने के लिए क्या 5 से ही डायरेक्ट लगा दीजिए, 5 से 2 से एक बार लगाइए पहले,
2 से लगाएंगे ना तो ये 105 आएगा, ठीक है। और फिर अब लगाइए 5 से, तो 21 बचे 75 से, फिर लगाइए 3 से, 3 7 21, ठीक है। अब क्या है इसमें देखिए कितना बचा, यहाँ 2 से 3 बार 2 आएगा, ठीक है। तो 2 का क्यू आ गया गुना 5 का पावर 1 है, फिर 3 के पावर 1 है, 3 एक बार है, 7 के पावर 1 है, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो ये जो गुणनखंड निकला तो इसका कुल गुणनखंड निकालना है। तो ये जो पावर है, पावर में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, यानी कि 1 प्लस करके गुना कर देते हैं। तो 3 है यहाँ तो 4 हो जाएगा, गुना 1 है यहाँ तो 2 हो जाएगा, गुना 1 है यहाँ पावर में तो 2 हो जाएगा, गुना 1 है पावर में तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 यानी 16 दूनी 32, तो ये कुल गुणनखंड कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वो यानी कि 2 इसमें घटा देंगे तो 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो 7 का सबसे छोटा गुणज, तो इसमें सबसे देखिए 7 का सबसे छोटा गुणज तो ऑप्शन में तो वो आंसर होगा ना, तो इसलिए 7 का गुणज 7 से कट कौन रहा है वो देख लेते हैं। सबसे छोटा बोला तो सबसे छोटा को चेक कर लेते हैं, जैसे ये 7 5 35 ये नहीं कट रहा है, ये आंसर नहीं होगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, 7 कहीं 7 और 7 21 ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, 7 कहीं 7 3 और 7 5 35 और देखिए 7 कहीं 7 3 बचा, 7 5 35 3 और 7 5 35 ये कट जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसको चेक भी कर सकते हैं, अब जैसे ये है कि नहीं इसको चेक कर सकते हैं, है ना। तो 7 21 तो 4 बचा, तो 7 6 42 5 बच जाता है, ये नहीं कट रहा है, यानी कि यही कन्फर्म आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट है दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान निकालना है, तो पहले क्या होता है मालूम, का के क्रिया को भाग, तब गुना तब जोड़ ऐसे तब घटा, ठीक है। तो यानी पहले का होता है, ठीक है, यानी का यहाँ दिया हुआ है, तो जैसे कि 18 और भागा पहले ये गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 है ना, का मतलब क्या था गुना, तो पहले इसका क्रिया होती है, यानी कि 3 दूनी ये 6 हो गया, ठीक। गुना 5 लिखिए प्लस 72 भागा 18 18 नहीं करिए, इसको डायरेक्ट कर दीजिए, का से गुना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा ये, ठीक है 36 और 36 हो गया, और गुना 3 और -4 और भागा 8 लिख सकते हैं यहाँ पे, और गुना 2 लिख सकते हैं, यानी कि 4 दूनी 8 से ये 8 कट गया, यानी कि ये माइनस में 1 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए, 6 3 18 3 आ गया, अब गुना 5 यानी कि इसको लिख सकते क्या, इसको आप लिख सकते हैं गुना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं 15, ठीक है। इसको 3 5 15 हो गया प्लस, अब ये 36 दूनी 72 कट गया है ना, 36 दूनी 72 यहाँ भागा है, तो 36 दूनी 2 बार में कट गया, 2 ये कितना हो गया 6 और माइनस में 1 हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर इतना आ गया, अब इसको कैलकुलेट करिए, 15 6 21, 21 में से 1 गया तो 20 आ गया, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात इतना है। बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिए आय है और व्यय है, ठीक है। तो आय में से व्यय अगर घटाते हैं तो वो क्या बचता है, बचत बचता है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते क्या आय का, दोनों का आय का अनुपात क्या है। आय का अनुपात है 2:3 और व्यय का अनुपात क्या है 1:2। अब क्या बोला कि बी का 9 है ना, बी का 90% ए के आय के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी और ए का ये ऐसे लिख सकते हैं ना 9/10। तो बराबर है बोला ना कि बी का 9 जो है 90% ए के आय के बराबर है, तो इसमें क्या करना है, जब बराबर बोला ना तो इसको आप ऐसे करिए कि आय क्या बी का आय और बी का 90% व्यय, तो इसमें फर्स्ट वाला क्या है, ये है आय और ये नीचे वाला क्या था व्यय, यानी खर्च है ये, यानी कि व्यय है, ठीक है। तो ये खर्च है यानी कि व्यय है, तो बी का 90% व्यय, ये जो 90% व्यय है इसको ए की आय के बराबर है,
तो बी का व्यय जो है ना, ये 90% व्यय बोला तो इसको यहाँ पर बराबर रेशियो में बोला तो इसको उल्टा गुना करिए, तो ये भी यहाँ इक्वेशन बराबर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ 9 से गुना करिए और नीचे वाला है जो खर्च है उसमें 10 से गुना करिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, और इससे गुना करेंगे 10 से कहिए 10 और 10 दूनी 20। अब क्या बोला कि बचत का अनुपात, बचत क्या होगा, आय है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है खर्च, तो आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत बचेगा। बचत यानी 18 में से 10 गया 8 और इसका 27 में से 20 गया 7, यानी कि ये बचत का अनुपात क्या हो गया 8:7 हो गया, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 90 है ना। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे 12.5% की वृद्धि होती है, लेकिन प्रति सप्ताह काम करने के लिए किए गए घंटों की संख्या में 10% की गिरावट होती है। यदि 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 है तो उसके कुल साप्ताहिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ठीक है, अब इसको ऐसे करना है, देखिए कुल मजदूरी जो होता है ना वो क्या होता है, आप कितना घंटा काम करते हैं और मजदूरी दर क्या है प्रति घंटा, उसकी मजदूरी क्या है, तो ये कुल मजदूरी हो जाएगा ना, घंटा गुना प्रति घंटा मजदूरी क्या है। तो इसमें बात करते हैं कि एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे इतना प्रतिशत की वृद्धि होता है, तो ये जो 12.5% इसको क्या लिखते हैं हम लोग 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मजदूरी जो है कुल मजदूरी में क्या वृद्धि हुआ, कितना 1/8 है, यानी कि पहले 8 था अब क्या हो गया वृद्धि हुआ, यानी 8 1 9 हो गया इधर। ठीक है, तो ये वृद्धि हुआ और ये फर्स्ट वाला वृद्धि हो गया। और फिर क्या बोलता है कि लेकिन प्रति सप्ताह काम किए घंटों की संख्या में 10% गिरावट होती है, तो घंटों की संख्या में जो है गिरावट होती है, ये क्या होता है घंटों की संख्या में गिरावट 10% की, 10% गिरावट यानी कि ये हो जाएगा कितना 10% की गिरावट, यानी कि 10 था पहले अब क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो 10 से 9 हो गया है ना, तो ये गिरावट हो गया। तो कुल मजदूरी जो होता है क्या होता है गुना होता है ना, जो वृद्धि जो है घंटा कितना घंटा काम कर रहा है और जो उसका दर है कितना घंटा ये, और ये मजदूरी दर था ये फर्स्ट वाला और ये समय है। तो 8 दें 80, देखिए हुआ क्या टोटल में परिणाम में क्या इस इफेक्ट पड़ा, 8 दें 80 पहले था और 9 9 कितना हो गया 81 है ना, अब हो गया क्या 81 हो गया। ठीक है, वही पूछा कि कुल साप्ताहिक वेतन वृद्धि कितना हुआ, तो 80 से कितना हो गया 81, यानी कि 1 की वृद्धि हुआ कितना पे 80 पर। ठीक है, तो 1/80 गुना 100 करिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, 80 पर वृद्धि हुआ 1 का गुना 100, तो 20 चौक 80 20 पंचे 100, तो 5/4, 5/4 को क्या लिखते हैं 1.25% है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है 800 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो 800 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए इसको ऐसे बनाइए कि माना एक वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, लागत मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का 1 रुपया है, 2 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या हो जाएगा है ना, 2 वस्तुओं का हो जाएगा 2x रुपया। ठीक है, अब क्या बोला, अच्छा 3 वस्तुओं का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x हो जाएगा। अब ये बोला क्या, अब इसमें एक चीज़ समझिए, क्या लाभ क्या होगा, इसमें लाभ होगा यही होगा ना, 800 रुपये में बेचता है यानी कि 800 रुपये विक्रय मूल्य, अब माइनस क्या है जो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति क्या करता है 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर ये लाभ कमाता है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर ये लाभ कमाता है 2 वस्तुओं को बेचकर। तो 2 वस्तुओं को जो उसका क्रय मूल्य था है ना, जो क्रय मूल्य है
दो वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर ये लाभ कमाता है, तो लाभ होगा कितना, विक्रय मूल्य माइनस जो बेचा है ना 2x में, जैसे एक वस्तु का है 100 रुपये तो 2 का है इतना, तो लाभ हुआ ये 800 विक्रय मूल्य माइनस 2x। ठीक है, अब ये बोलता क्या है कि यदि लाभ जो है, ये लाभ जो है 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो 800 माइनस 2x है ये कितना है, 3x के बराबर है ना। ये है इसका मेन चीज़ कहना। ठीक है, तो 3x के बराबर है। अब क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x इधर आ जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, अब बराबर में कितना हो जाएगा 800। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख दीजिए एक बार साफ से, 5x बराबर कितना है 800। अब इसको काटिए 5 से, 16 25 80 होगा ना, तो 160 हो गया। x बराबर क्या हो गया 160 रुपया हो गया। ठीक है, अब दो वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 320 रुपया दो वस्तुओं का लागत मूल्य। ठीक है, तो लाभ पूछा कितना है ना, पूछ रहा है क्या लाभ प्रतिशत, लाभ कितना होगा, दो वस्तुओं का लागत मूल्य है इतना, और जो लाभ होगा 800 में से 320 घटाइए तो कितना आएगा 480, है ना, 480 रुपये का लाभ होगा, दो वस्तुओं को बेचता है। ठीक है, तो 320 रुपया इसका दो वस्तुओं का लागत मूल्य हो गया, और लाभ क्या होगा 800 माइनस इसका लागत मूल्य जो था। ठीक है, क्योंकि दो वस्तुओं की कीमत है, दो वस्तुओं को बेचता है, दो वस्तुओं का बेचा इतना में, मतलब कि ये लागत मूल्य बेचा 800 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो लाभ हो गया यहाँ पर 480 रुपया, और कितना पर हुआ लाभ 480 क्रय मूल्य पर 320 पर हुआ। ठीक है, अब इसको 100 गुना करिए, परसेंटेज में लाभ आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 16 दूनी 32 यहाँ, और 16 48। ठीक है, तो ये 2 से काटिए इसको, 50 दूनी 100, यानी कि 50 या 150% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, थोड़ा समझ में नहीं आएगा फिर से एक बार बेक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, दो पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटा अधिक लगती है, तो ए को अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए दोनों को भरने में कितना लगता है 4 घंटा, और अकेले के लिए तो बी को जो लगता है, बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटा अधिक लगता है। मान के चलिए ए को लगता है x, तो बी को कितना लगता है, बी को लगता है x + x। ठीक, अब दोनों मिलकर कितना 4 घंटे में भर देता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक अकेला 1 घंटे में कितना 1/x भाग भरेगा, अब बी x + x भाग भरेगा, दोनों मिलकर 1/4 भाग भरता है। ठीक है, अब इसमें x का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको x का मान निकालेंगे तो बाय ऑप्शन भी निकाल सकते हैं, या तो इसको कैलकुलेट करके निकालिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटा, इसको बाय ऑप्शन भी निकालिए, या तो इसको कैलकुलेट करिए, इसका एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे भी निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया 92 का। नेक्स्ट है, एक आदमी 6 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 65,000 का निवेश किया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो कि 6 वर्ष बाद प्राप्त हुए, यानी 6 वर्ष बाद टोटल क्या होगा अमाउंट। तो पहले इसका ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, 6 वर्ष में क्या ब्याज होगा, तो 65,000 है, और 6 वर्ष के लिए कितना 7.5%, यानी कि 15/2% ब्याज दर से लगाया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, परसेंट से 2 शून्य कट जाएगा, 1 और 2 चला गया, और 2 से इसको काट सकते हैं, या तो पहले ऐसे कर आसानी से गुना हो, इसको 15 × 6 = 90 कर दीजिए। ठीक है, 90 जैसे करेंगे, यानी कि 1 शून्य यहाँ बढ़ा दीजिए, 9 से गुना कर दीजिए इसमें। ठीक है, पहले 9 से गुना करके 1 शून्य बढ़ा देते हैं, 9 से गुना करेंगे, पहले तो 1 शून्य ये होगा, और 9 × 5 = 45, और 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 4 = 58। ठीक, और 1 शून्य बढ़ा दीजिए क्योंकि 90 से गुना करना है, और अब 2 से इसको भागा दे दीजिए, 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, 2 से भागा देते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक हुई है, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए 15 × 6 = 90 हुआ, यानी कि 9 है,
9 से 9 पच्चे 45 भागे 4 और 9 छक 54 4 58। 65,000 निवेश किया था 6 वर्ष के लिए, ठीक है, और 6 वर्ष के लिए उसके बाद दर जो है 7.5% यानी कि 15/2 हुई है। ये तो सही है। तो 15 छप्पन 90, ठीक है, 9 से गुना कर रहे हैं तो 9 से गुना कर रहे हैं तो 0, 9 पच्चे 45, बाकी 4, 9 छक 54 4 58। अब नीचे 2 से काटेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। एक बार फिर से इसको ऐसे करते हैं, 65,000, ठीक है, और गुना 6% है, 6 वर्ष का है, 7.5 यानी कि 15/2%। से 2 शून्य कट गया। अब इसको 2 से अगर एक बार काटते हैं 2 तिया 6, ठीक है, तो अब इसको करिए एक बार 3 से गुना करिए, 3 पच्चे 15 और 3 छक 18 और 1 19। अब 15 से गुना करिए, 15 पच्चे 75, 1 शून्य यहाँ बचा हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। 15 पच्चे 75, बाकी 7 और 15 छक 15 9 35 से 135 और 7 कितना हुआ, 135 और 7 42 है ना, 142 होगा यानी कि 2, बाकी 14, 15 के 15 और 14, 9 और 2, 29 250। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। 93 का क्या हो गया, 2 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ने मतलब देखिए ये क्या हुआ, 29,250 जो आया क्या, ब्याज आया, ठीक है, वो आंसर भी नहीं होगा। 29,250 इसका ब्याज आया, सही आ रहा था, ठीक है। कैलकुलेशन इसका ये आया। उसके बाद टोटल पूछा 6 वर्ष के बाद कितना प्राप्त होगा, तो इसको 65,000 ये जोड़ना है, ठीक है, तभी तो ये टोटल अमाउंट उसको कितना देना है 6 वर्ष के बाद। तो इसको जोड़िएगा तो 5 2 और 9 5 14 के 4 बाकी 1 और 6 2 8 1 9 यानी कि 94,250 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। वो जो निकला था 29,250 ये क्या हुआ, ब्याज निकला था, ठीक है। उसको कुल कितना देना है तो मूलधन में जोड़ेंगे तो कुल उतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है एक्स का 75%, 1500 का 15% से 15 कम है तो एक्स का मान क्या होगा, क्या होगा, एक्स का 75%, 75% को लिख सकते क्या, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। इतना जो है 1500 का 15% से 15 कम है, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा, एक्स का मान निकालना है, ठीक। तो परसेंट से ये 2 शून्य कट जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करना है, 3x/4 है बराबर में 15 गुना 15 कितना 225 में से 15 चला गया तो कितना हुआ 210, ठीक है। अब ये 4 से इधर गुना करिए, 1 चौक 84, अब यहाँ 3 से काटिए, 28 दिया 84 यानी कि 280 इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर वह 15 18 25 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, जिसे दोगुना करने पर। तो करना क्या, इसका एलसीएम निकालिए, अब बटा 2 कर दीजिए, उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, 15 18 25 और 32, इसका एलसीएम निकालिएगा कितना आएगा, 7200 आएगा, ठीक है। 7200 का आधा करिए, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट विश्राम सहित एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम के बिना ट्रेन की चाल इतना है, तो ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। इस टाइप के प्रश्नों को बनाना है तो कैसे बनाना है, तो देखिए ये दोनों का अंतर लिखिए, कितना अंतर होगा 15, बटे में क्या है, बिना ट्रेन की चाल क्या, बिना विश्राम के बिना यानी कि बिना रुके हुए, वो नीचे डाल देना, ठीक है, क्योंकि ये तो पूछा ना ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, तो बिना रुके वाला नीचे, ये दोनों का अंतर, अब बिना रुके वाला नीचे कर देना, गुना 60 कर देना, ताकि ये कितना प्रति घंटे, ये जो क्या है, ये जो जैसे कि 15 छक्का 90, ये 1/6 निकला, तो यहाँ ऑप्शन में दिया होगा मिनट में, तो यहाँ 60 से गुना करेंगे तो मिनट में आएगा, 6 दे हैं 60 यानी 10 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो करना क्या, फिर से समझिए, जब इस टाइप का प्रश्न आता है सेम इसी तरह आएगा, क्या विश्राम सहित एक ट्रेन की चाल इतना है ना, और विश्राम के बिना ये चाल इतना है, तो ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, तो ये दोनों का अंतर लिखिए, कितना होगा 15, अब बटा में बिना रुके जो चाल है वो नीचे डाल देना है और गुना 60 कर दीजिए, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि
30, 50 और 70 छात्रों के 3 बैचों में औसत अंक क्रमशः इतना है, तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए सभी छात्रों का औसत अंक पूछा, तो पहले टोटल निकाल लेते हैं और जो टोटल छात्र है उससे भागा दे देते हैं। तो टोटल है कितना है ये? तो देखिए इसको गुना करना है 35 गुना 30 गुना 55 है ना, तो यानी कि 55 गुना 30 प्लस 50 गुना 70 फिर प्लस 70 गुना 70 बटा में टोटल छात्र कितना है? तो 7, 5, 12, 3, 15 यानी कि 150 छात्र है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है तो एक चीज़ देख रहे हैं कि शून्य जो है ना 10 सब में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो एक शून्य कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 10 जो है कॉमन ले सकते हैं। तो एक 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? ये कट जाए, एक शून्य काट दीजिए सब में। ठीक है, एक शून्य कट गया, कॉमन लेने नीचे भी है। ठीक है, तो कट जाएगा। अब इसको गुना करिए 55 गुना 3 कितना हुआ? 165 प्लस 7 पचे 35 यानी 350 प्लस 7 49 यानी कि 490। अब इसको जोड़िए, बटा में कितना? 15 है, आंसर आ जाएगा। तो उसको ऊपर वाला जोड़िएगा तो आएगा 1005 आएगा। ठीक है, और बटा 15 से भागा दीजिए तो कितना होगा? 15 छक्का 90 और 15 सती 75 से 67 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो मानते हैं क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 20% अधिक है यानी 120 हो गया। ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य, और ये हो गया मार्केट प्राइस है ना, अंकित मूल्य। अब क्या बोला? अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हैं, तो 10% इसका छूट निकालिए कितना होगा? इसका 10% कितना होगा? 12 है ना, 120 का 10% 12 होगा, तो 12 इसमें घटा दीजिए तो कितना होगा? 108 है ना, 108 में अब बिकेगा। ये विक्रय मूल्य कितना हो गया? सेलिंग प्राइस 108। तो ये बोलता है कि छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ कितना होगा? 100 में खरीदा, क्रय मूल्य है 108 में बेच रहा है, तो कितना होगा? 8 फायदा होगा 100 पर, यानी कि 8% इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर है 99। 16 लड़के या 12 महिलाएं एक काम को 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को 4 लड़के और 4 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसको बनाना है। देखिए कई तरीके आपको बनाने के लिए सीखते हैं। ठीक है, एक इसको बनाना ऐसे आपको है कि देखिए या वाला जब भी प्रश्न रहे ना 16 लड़के या 12 महिलाएं इतने दिनों में, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 16 गुना 12 और गुना 28 है ना, 28 दिनों में करता है। तो पहला स्टेटमेंट डायरेक्ट गुना कर दिए। अब नीचे क्या लिखना है? देखिए लड़का है तो उल्टा गुना करना है, जैसे बॉय है तो महिला से गुना करना है। ठीक है, और इसका जो महिला है इसको लड़का से गुना करना है और दोनों को जोड़ के लिखना है, यानी कि 4 है ये 4 लड़का, बरचों की ये महिला से गुना करिए, बरचों 48 प्लस ये 4 महिलाएं हैं तो इसको 16 चौक 64 उल्टा गुना करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसको किसी इस टाइप के जो भी प्रश्न है आप बना के देखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऊपर है 16 गुना 12 गुना 28 है, इसको जोड़ेंगे नीचे क्या होगा? 4 और 8, 12 के 2 बाकी 1, 7 4 11। ठीक, ये आ गया। तो अब इसको काट दीजिए, 16 छक 96, 16 सत्ती बड़ी होतल से 16 से ये 7 बार में कट जाएगा। अब 7 चौक 28 ये 4 बार में कट जाएगा। अब क्या है? बर चौक 48 है ना, ऑप्शन नंबर कहाँ? 48, ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, तो इमारत की ऊंचाई क्या होगा? देखिए क्या बोला? एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार, ये आधार से 70 मीटर की दूरी से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ये जो कोण है 60 डिग्री का है, तो इमारत की ऊंचाई क्या होगा? तो ये ऊंचाई और यहाँ दिया गया आधार, तो ऊंचाई और आधार में कौन सा आता है? 10 में आता है ना, तो 10 थीटा यानी कि 10 60 डिग्री का मान क्या आता है? √3। 10 60 डिग्री का मान 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि पी बटे आधार कितने दिया हुआ? 70, तो पी का मान निकालना है, तो 70 इधर करिए, 70√3, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, पी का मान निकल गया है ना, 70√3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। यदि शब्द हैबिचुअल को प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कि स्वर यानी कि भोवेल, भोवेल को क्या बोल रहा है कि अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तथा प्रत्येक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट को
अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल जाता है, यानी उसका बैक वाला लिख देना है। तो बायां और से चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है। बाएं और से चौथा अक्षर पूछा है तो 4 ही को कल करते हैं ना, है ना, क्योंकि इसको तो ये नहीं बोला कि पलटना उलटना है, सिर्फ आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं, क्या बोला, स्वर भोवेल को अगला अक्षर, यानी भोवेल को कॉन्सोनेंट को पिछला, यानी कि एच है यहाँ, ये है क्या कॉन्सोनेंट है, तो इसका पीछे लिखेंगे जी, और ए है भोवेल, इसको आगे आगे वाला लिखेंगे तो ये होगा बी, और यहाँ बी है कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट वाला पीछे लिखते हैं, यानी कि ए, और आई है, आई को क्या लिखेंगे, आई के बाद क्या आता है जे, ठीक है। तो वही पूछा बाएं से चौथा अक्षर, तो बाएं से चौथा कौन है, जे आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों के अक्षरों के से कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ARTETSE है, तो इससे कितने सार्थक शब्द बनाए सकते हैं। तो देखिए इसको एक बना सकते हैं यहाँ पर RATES, है ना, रेट्स, और एक बना सकते हैं RE, ये सब सार्थक शब्द है, REST, रिस्ट, और एक है अस्टेयर, STARE, ठीक है, और स्टेयर हो गया, और एक है टीयर्स, है ना, आंसू जो होता है, TEARS, टीयर्स, यानी कि 3 से अधिक हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, जिस प्रकार ड्राइव का संबंध इतना से उसी प्रकार इतना का संबंध किससे है। तो ड्राइव में क्या लिखा, DERS, यानी कि एक एक बढ़ा दे रहा है, IJ, ठीक है, इसको भी बढ़ा देंगे। एफ के बाद क्या होता है, GIJ, GH, है ना, GJH कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार दूध का संबंध क्रीम से है उसी प्रकार धान का संबंध किससे, तो धान का संबंध किससे हो जाएगा, चावल से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो सिलिकॉन, प्लेटिनम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें विषम क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम, है ना, क्योंकि ये जो सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, ये सब क्या उपधातु है, और ये क्या धातु है, ठीक है, प्लेटिनम। नेक्स्ट है, सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को ये इतना लिखा जाता है, और इसी नियमानुसार सर्कुलर को क्या लिखा जाएगा। तो कैलेंडर को क्या लिखा, देखिए सी तो यहीं रह गया, सी रही बात ए और एल में देखते हैं, तो एल आ गया पहले और ए बदल गया, यानी कि ये दोनों एक्सचेंज हो गया, ठीक है। और AN है तो यहाँ पर NA लिखा गया, ये दोनों भी एक्सचेंज हुआ। DE है यहाँ तो ED यहाँ लिखा गया, ये दोनों भी एक्सचेंज हुआ, और R यहाँ सेम रह गया, यानी कि फर्स्ट और लास्ट सेम रह रहा है, अब बीच वाला जो है सब एक दूसरे से एक्सचेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो C को यहीं रखते हैं, C को यहाँ रखें, ये वाला आंसर नहीं होगा। IR है तो RI हो जाएगा, ठीक है, CRI, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक, CRI। उसके बाद क्या बोला, CU है तो क्या हो जाएगा, UC हो जाएगा, UC, है ना, CRI, UC, CRI, UC, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब क्या है, LA है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AL, है ना, उल्टा होगा, AL, तो AL यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है, यदि सफ़ेद को काला कहा जाता है, इस टाइप का जैसे प्रश्न है, तुरंत यहाँ आगे देखना क्या, लाल मिर्च का रंग कैसा होता है। तो लाल का रंग, लाल को क्या कहा जा रहा है वो देख लेना है, लाल को नीला कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना, इसमें क्या हो रहा है, देखिए 70 है यहाँ तो 14 हो गया, यानी 5 से भागा हुआ है ना, और 140 है यहाँ तो 28 पंचे 140, यहाँ भी 5 से भागा हुआ है, यानी कि हो क्या रहा है, 1/5 से गुना कर दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें भी 1/5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 25, और है ना 28 को काटना है तो 5 से तो 5 25, 530, 560 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने के दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो हो क्या रहा है, देखिए डबल बी यहाँ है ना, ए डबल बी, यहाँ क्या डबल बी ए है, तो डबल बी ए, यानी कि बी के बाद क्या आ रहा है, ए, है ना, बी के बाद आ रहा है ए, और ए के बाद क्या आ रहा है बी, तो ए के बाद यहाँ पर क्या डाल देंगे, बी, है ना, ए के बाद क्या होगा बी, और ए डबल बी, और डबल बी के बाद क्या है यहाँ ए है, तो यानी कि यहाँ पर ए होगा, तो ये हो क्या रहा है, ए डबल बी ए हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, ए डबल बी ए ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ए डबल बी ए, यानी कि बी डबल ए यहाँ पर होगा, तो बी डबल ए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न अंकों को निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती यानी कि पहले 9 हो और परवर्ती यानी कि बाद में भी 9 हो, यानी कि आना चाहिए क्या 969। ये कहाँ पर है? तो देखिए पहले किसको पकड़ना है, 9 को ही देखते हैं, 969 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक है 969 और 9 से ही देखेंगे 969 यहाँ है और 9 से ही देखेंगे 900 969 दो ही जगह है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में प्रश्नों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। तो आई एन सब में है, एन के बाद जैसे यहाँ टी है तो और यहाँ डी है और यहाँ टी है यहाँ डी है, तो इसमें तो डी वाला पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद डी के बाद क्या है आई है, तो आई पहले आएगा। यहाँ पर यू है तो ये बाद में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये पहले स्थान पर यही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पश्चिम की ओर मुड़ा 15 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा 10 किलोमीटर चला। यहाँ से क्या 10 किलोमीटर चला, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है 25 है, तो यानी कि ये 10 चला, ठीक है। तो यानी ये बाकी अभी क्या है 15 इधर बाकी है, ठीक है। तो अब क्या बोला, फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला, अंत में वो पूरब की ओर मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है। तो ये डिस्टेंस देखिए 15 है, तो 15 चलेगा तो ये यहाँ पर ये बिंदु पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है 10 और ये 10 है, ये टोटल कितना था 25 था, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस पूछ नहीं रहा, पूछ रहे क्या रहा है, वह अपने घर से किस दिशा में है। तो घर से किस दिशा में है वो, तो उसका घर कहाँ था, यहाँ था, है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो घर से किस दिशा में है ये पूछ रहा है। तो ये तो होना चाहिए कहाँ, उत्तर में, है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है, एफ ए का भाई है। एफ क्या है, ए का भाई है, ए का भाई है यानी कि मेल कर दीजिए, मेल हो गया। सी ए की पुत्री है, सी जो है ए की पुत्री है यानी कि फीमेल कर दीजिए इसको। और के एफ की बहन है, के जो है ना एफ की बहन है, यहाँ ऊपर में एफ की बहन है यानी ये फीमेल है। अब क्या बोला, जी सी का भाई है, जी जो है सी का भाई है यानी कि मेल है, ठीक है। और अब क्या पूछा, जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा या तो मामा कौन है, तो जी यहाँ है, इसका ए क्या बोला, शुरुआत में सी पुत्री है ए का, तो इसका पुत्री हो गया, इसका भाई है ये, और ये भाई है यानी कि इसका पापा है, इसका भाई तो ये है एम है, एफ है यानी एफ चाचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, तैराकों की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से 23वां है। मनीष जो है ये बाएं छोर से मनीष दा है जो ये 23वां है, ठीक है। और रमेश मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है। रमेश जो है मनीष से, जैसे मनीष है 23 में, तो 11 स्थान ये बाईं ओर है, यानी 11वां स्थान ये बाईं ओर है, ये 11 स्थान बाईं ओर है। तो मनीष से किसके बारे में, रमेश के बारे में बोला, तो रमेश इधर से कितना है ना, ये 11वां है, तो टोटल कितना 23 है, तो ये इधर से बाएं तरफ से ये रमेश दा कितना है 12वें स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोला क्या, रमेश दाईं छोर से 16वां है, बाएं से ये हो गया कितना 12 और दाएं से भी ये बोला क्या 16वां है, ठीक है। तो अब रमेश के बारे में पता चल गया कि बाएं से 12वां और दाएं से 16वां है, तो जब किसी एक का पता चल जाए बाएं से और दाएं से, दोनों को जोड़ के घटाइए, टोटल आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 12 और 16 कितना 28, एक घटा दीजिए 27 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राधा शीला महिमा और सीता एक मेज के इर्द गिर्द बैठी है, राधा शीला के दाईं ओर है। तो मान के चलिए ये मेज है, क्या बोला, राधा शीला के दाईं ओर है, तो राधा शीला के, शीला यहाँ कर दीजिए, ठीक है, शीला के दाईं ओर यहाँ राधा बैठा दीजिए, ठीक है। महिमा सीता के बाईं ओर है, महिमा तो बाईं ओर है, तो यहाँ पर हो जाएगा सीता के बाईं ओर, तो सीता यहाँ बैठ जाएगी, सीता के बाईं ओर हो जाएगा महिमा, ठीक है। अब क्या बोला कि दिए गए विकल्पों में से बताइए कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है, एक दूसरे के सामने, तो महिमा और ये शीला एक दूसरे के सामने है, और सीता और राधा एक दूसरे के सामने है, सीता और राधा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सीता और राधा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12:40 बजे घड़ी की सुइयाँ आपस में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनाएगा। तो ये घड़ी है,
ठीक है। कितना बजा, 12 है ना, 12:40 हुआ है, तो 12:40 तो मिनट वाला कांटा कहाँ रहेगा, 40 पे यहाँ, ठीक है। तो अधिक से अधिक, यहाँ दो कोण बना रहा है, एक इधर का कोण बना रहा है, एक इधर बना रहा है, तो लेकिन पूछा क्या अधिक से अधिक कोण क्या बनाएगा, तो पहले कोण क्या बनाता है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोण बनाने के, कोण का एक फॉर्मूला क्या होता है, कोण मिनट और घंटा से रिलेटेड एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, 11/2 m, ठीक है, यानी कि ये मिनट होता है बराबर में 30h, यानी कि घंटा जो होता है यहाँ 30h प्लस माइनस a, यानी कि एंगल यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर बैठाएंगे, तो 11/2 m, मिनट कितना दिया हुआ 40, यहाँ गुना 40 करते हैं, बराबर 30h, यानी कि h कितना दिया हुआ 12 बजा है ना, तो बरतिया 36, 360 यहाँ पर आएगा, प्लस माइनस a। अब यहाँ 2 से काटिए 40 को 20 बार में, तो 11 दूनी 22, यानी कि 22, और यहाँ पर कितना है 360, यहाँ प्लस माइनस रहता है, यानी कि आप अपने अनुसार माइनस में ना हो उस तरह से कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो एक को इधर कर दीजिए, 360 में से इधर कितना बचा था, 11 दूनी 22, 22 घटा, यानी कि 220 घटा दीजिए, तो बचा कितना 22 और कितना हो जाएगा 14 है ना, 36 हो जाएगा, 22 और 14 36 होगा, यानी कि 140 आया, ठीक है, यानी कि 140 डिग्री एक आ रहा है, ठीक है। अब 140 डिग्री जैसे इसमें आ रहा है, ठीक है ना, 12:40 हुआ है, तो 140 डिग्री एक आ रहा है, तो दूसरा कोण क्या आएगा, है ना, टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है यहाँ, तो 360 डिग्री में 140 डिग्री एक आ रहा है, तो 100 दूसरा कोण है वो भी निकाल लेते हैं, तो दूसरा आ रहा है कौन, यही आ रहा है ना, 220 आ रहा है ना, तो 220 और 140 में बोला अधिकतम कोण होगा, अधिक से अधिक कोण बनेगा 220 वाला बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 116 का हो गया आंसर। 117 का आप देखते हैं, यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा, है ना, परसों के 2 दिन, यानी कि ये आज कर लीजिए और ये कल, ये परसों, ठीक है। तो परसों के क्या बोला 2 दिन बाद, यानी कि पहला और दूसरा 2 दिन बाद क्या बोला रविवार आएगा, ये रविवार हो गया। गत परसों यानी पीछे चलिए, अब ये कल, ये परसों, गत परसों कौन सा दिन था, तो ये रविवार है। अब पीछे आइए, शनिवार, शुक्रवार, उसके बाद गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सोमवार होगा। नेक्स्ट है, प्रदीप को सही से याद है कि उसका दिल्ली का दौरा 12 जुलाई से पहले, 12 जुलाई से पहले और 8 जुलाई के बाद था, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, 8 जुलाई के बाद बोला और 12 जुलाई से पहले। उसके मित्र को सही से याद है कि प्रदीप दिल्ली 10 जुलाई के बाद, 10 जुलाई के बाद, उसको सही से याद है क्या, 10 जुलाई के बाद, और लेकिन 14 जुलाई से पहले, 14 जुलाई से पहले वो आएगा, है ना, पहले जाएगा। तो किस तिथि को प्रदीप दिल्ली जाएगा, तो किस तिथि को वो जाएगा, ये कन्फर्म आंसर अगर निकालना है तो देखिए 8 जुलाई के बाद यहाँ बोला, लेकिन दूसरे क्या बोला 10 जुलाई के बाद, तो यानी कि 9 और 8 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 10 के बाद और इधर क्या बोला 12 से पहले, तो दोनों का जब बात सही हो जाए तो उसमें क्या डेट निकालेंगे 11, है ना, 11 जुलाई इसका करेक्ट आंसर, 12 से पहले और 10 के बाद इधर 11 जुलाई को करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ क्या लिखा, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग में देखिए ए नहीं है ना, यहाँ पर यह बाल्ड लिखा है, तो ये बाल्ड नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। गाँवों से शहरों की ओर पलायन दोनों के लिए खराब है। कार्यवाहियाँ क्या होना चाहिए कि गाँवों में नियुक्ति अनिवार्य बनानी चाहिए, गाँवों में रोजगार के अवसर बनाने चाहिए, गाँवों और शहरों को जोड़ने के लिए ट्रेनें होनी चाहिए। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो आंसर ये क्या होगा, सबसे सूटेबल आंसर इसमें क्या होगा, तो इसमें एक ही आंसर होगा, क्या मालूम है, गाँवों में रोजगार के अवसर बनाना चाहिए, ये सबसे सूटेबल है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 121 में कि कुछ बंदर कुत्ते हैं और सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। इस टाइप के प्रश्नों को क्या करते हैं, पहले जो सभी वाला है पहले उसको लिखिए, जैसे सभी कुत्ते, अब देखिए 2 स्टेटमेंट दिया है, ये और ये, लेकिन इसको अभी छोड़ देना, सभी कुत्ते बिल्लियाँ, पहले सभी वाला करना है, सभी कुत्ते क्या हुआ बिल्लियाँ हैं, ठीक है। अब क्या बोला, कुछ बंदर कुत्ते हैं,
कुछ बंदर कुत्ते हैं, तो कुत्ते यहाँ हैं, तो कुछ बंदर यहाँ पर कुत्ते हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, कुछ बंदर बिल्लियाँ हैं, तो कुछ बंदर बिल्लियाँ हो जाएगा, ये सही है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये गलत है। तो क्योंकि कोई कुत्ता बिल्ली तो है ही, है ना, सभी कुत्ता बिल्ली है, लेकिन यहाँ वाला कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो ये दूसरा वाला गलत है। एक सही है इसका, तो एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है और वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपको कॉमन सेंस से आपको बताना क्या होगा। जैसे एक पहाड़ी में सदैव होता है, तो एक पहाड़ी अगर लेते हैं, पहाड़ी में क्या आपको इमेज आता है, सदैव हमेशा क्या रहता है, मार्ग रहता है या पेड़ रहता है, पानी रहेगी या तो ऊंचाई रहेगी। तो ये निश्चित रूप से क्या है, ये सबसे सूटेबल क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई अधिक रहेगी जरूर। पहाड़ी का मतलब ये होता है ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्न में एक शब्द केवल एक संख्या या समूह द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है, इसको कैलकुलेशन बहुत आसान रहता है। ठीक है, इसको क्या रहता है, इसको डायरेक्ट इसको देखिए, एफ को क्या लिखा है, तो 10 लिखा है ना, 1 0, तो ये क्या है, इसको होते हैं, इसको बोलते हैं पहला रो, ये रो और कॉलम, यानी कि 1 0, यानी कि एफ जो है पहला रो और 0 कॉलम में है, क्या पहला रो और 0 कॉलम में एफ है, ये सही है। ठीक है, अच्छा दूसरा रो चौथा कॉलम में एफ है, क्या दूसरा रो और चौथा कॉलम में एफ भी है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब रो और कॉलम से ये दिया जा रहा है। दूसरा वाला देखें, मैट्रिक्स में क्या बोला, डब्लू जो है, तो पाँचवा रो और आठवां कॉलम, पाँचवा रो और आठवां कॉलम में डब्लू है, क्या पाँचवा रो और आठवां कॉलम में डब्लू है। ठीक है, यानी कि रो और कॉलम से बताया जा रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर पे जो क्वेश्चन क्या पूछा वो जाइए। तो इस तरह से इसका बताना है, एफ वी के यू का सही इसका क्या होगा, एफ वी यू के यू। तो जैसे ऑप्शन इसको पढ़िए। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से इसको छाटिए। जैसे 0 रो और दूसरा कॉलम में एफ है, क्या अगर है तो अभी सही चलेंगे। ठीक है, 0 रो दूसरा कॉलम, 0 रो और दूसरा कॉलम में एफ है। ठीक, इस तरह से इसको चेक करना है। ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम में भी है, क्या पहला रो तीसरा कॉलम में अगर सब सही मिलते जाएगा तो आंसर हो जाएगा, वही ऑप्शन नंबर है। पहला रो और तीसरा कॉलम में भी है, ये सही है। आप देखिए, पहला रो और पहला कॉलम में तीसरे स्थान पर क्या के, पहला रो और पहला कॉलम में के है, क्या पहला रो और पहला कॉलम में के है, क्या नहीं है, टी है यहाँ। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो गया। ठीक है, इस तरह चेक करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 का क्वेश्चन ये आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी को करिएगा, सारा आ जाएगा आपको, एफ भी के यू, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख जो है इतिहास, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र वर्गों की परस्पर संबंध को दर्शाता है। देखिए भूगोल जो है, भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा आपका भूगोल, जो कुछ भूगोल जो है ना, भूगोल शास्त्र के अंदर भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन जो है, कुछ भूगोल के कुछ अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इतिहास ये अलग हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के विपरीत फलक युग्मों को क्रमशः काले, नीले और पीले रंगों से रंगा गया है। इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाने हेतु काटा गया है। कितने घनों का केवल एक फलक रंगा गया है। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको देखिए, एक सतह रंगे घनों की संख्या क्या होता है, 6 × n-2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6 n-2, n का मान कितना जाएगा, 3 सेंटीमीटर वाला भुजा है, तो 3 में से 2 घटाइए, यहाँ 1 होगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही आएगा, यानी कि एक सतह रंगा हुआ कितना आएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 में क्या है, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ दिया 35 43 और 20 28 और यहाँ 40 दे दिया है, तो इसमें हो क्या रहा है, तो देखिए 20 और 28 को जोड़ते हैं क्या आता है, 48। अब 35 और 43 यहाँ पर लिखा कितना 40 है, तो ये 35 और 43 का अंतर क्या होगा, 8, यानी 8 इसमें देखिए घटाइए, ये 40 आ गया, यानी कि ये दोनों को जोड़ देना और इसका अंतर घटाना है। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आया, 11 16 27 और इसका अंतर क्या 17 है ना,
28 और 45 का अंतर कितना 17, 17 इसमें घटाते हैं 10 आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें भी कर देना है। 40 और 15 क्या 55, अभी दोनों का अंतर कितना है 17, 17 घटा दीजिए, तो पहले 15 घटाएंगे तो 40 और 2 घटा दिए 38, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, 3 वर्ष पूर्व 2 भाइयों की आयु में 2 वर्षों का अंतर था, है ना, कितना 2 वर्ष का अंतर था। उनकी वर्तमान आयु का योग 10 वर्ष में दोगुना होगा। बड़े भाई का वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए अंतर जो होता है ना वो 3 वर्ष पहले बोले या तो 10 वर्ष पहले बोले या 10 वर्ष बाद बोले, दोनों जो अंतर होता है दोनों आयु में वो सेम होता है, ठीक है। अंतर जो होता है वो सेम होता है। तो बोला क्या है, देखिए अंतर जो है ना, मानिए एक का है x, एक का है y, तो अंतर दोनों का है 2 वर्ष का। अब बोला कि उसकी वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु का योग 10 वर्ष में दोगुना होगा। वर्तमान आयु का योग 10 वर्ष के बाद क्या होगा, जैसे 10 वर्ष के बाद अगर बात करते हैं, 10 वर्ष के बाद इसका और 10 वर्ष के बाद इसका, 10 वर्ष के बाद क्या होता है, दोनों का योग जो होता है दोगुना होता है, यानी कि x प्लस वाई का 2 गुना हो जाएगा, गुना 2 करिए। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा x और प्लस वाई और 10 10 20 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 20 हो जाएगा, बराबर में है 2x प्लस 2y, है ना। तो अब इसको 2x 2y है तो एक घट जाएगा, x एक बचेगा, फिर y भी घटेगा तो एक बचेगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो पूछा क्या, दोनों पूछा बड़े भाई का वर्तमान आयु क्या है। तो बड़े भाई का वर्तमान आयु क्या है, दोनों का अंतर क्या है, x प्लस वाई बराबर 20 है, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर कितना है 2, है ना। दोनों का अंतर कितना था 2 था, तो बड़े भाई इसमें कौन हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो x माइनस वाई हुआ 2 तो x हो जाएगा, तो इसको कट करिए, ये 20 और 22 कितना हुआ, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, y कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 22, तो x का मान क्या होगा 11 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर है, बत्तखों की संख्या क्या होगा। अब इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, याद रखना उसको, ठीक है। जैसे करना क्या है, बत्तख की संख्या पूछा, बत्तख यानी कि 2 पैर वाला, ठीक है, और एक है बकरा है, ठीक है, यानी कि इसमें देगा, देखिए एक 2 पैर वाला देगा, एक 4 पैर वाला देगा, ठीक है। तो 2 पैर वाला पूछा, बत्तख की संख्या यानी 2 पैर वाला, तो इसमें फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, लेग माइनस हेड इंटू, है ना, हेड यानी कितना सिर है, हेड इंटू, अब इंटू में यहाँ देखिए एक बार 4 होता है एक बार 2 होता है, तो 2 पैरों वाले की संख्या पूछा तो यहाँ पर 4 गुना करना है 4, अगर 4 पैरों वालों की संख्या पूछता है यानी बकरे की संख्या पूछता है तो यहाँ पर 2 गुना करते हैं, ठीक है। अब बट्टा में हमेशा 2 होगा, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा, पहले लेग है, लेग कितना देगा 224, तो 224 यहाँ लिखिए, है 224 पैर है, माइनस हेड कितना है 77, अब गुना करना क्या 4 करना है यहाँ, क्योंकि ये 2 पैरों वालों की संख्या पूछा है ना, बत्तखों की संख्या पूछा तो 4 से गुना करना है। अब बटा में 2 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। तो 224 है यहाँ, 77 गुना 4 करिएगा, तो जैसे 4 सती क्या होगा 28, और 4 सती 28 और 2 30, ठीक है, यानी 224 और 308, तो अंतर क्या होगा, 224 में 76 जोड़ेंगे 300 और 8 ये 76 और 8 84, है ना, 84/2 क्या होगा 84/2 42, तो 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये दोनों का अंतर होता है हमेशा, ठीक है, इसलिए ये नहीं सोचना कि ये माइनस में क्यों नहीं आया, ये अंतर होता है यहाँ हमेशा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस का अर्थ गुना है, तो अब इसको पूरा नहीं पढ़ना है, अब डायरेक्ट यहाँ आना है, इतना कमान डायरेक्ट इसको बैठाते जाइए, क्या भागा, अब पढ़ेंगे उसको, भागा का मान क्या होता है। तो भागा का अर्थ कहाँ दिया, भागा का अर्थ प्लस होता है, तो यानी प्लस यहाँ 64, माइनस का अर्थ क्या होता है, अब यहाँ पर देखेंगे माइनस का अर्थ क्या होता है, भागा होता है, गुना का अर्थ क्या होता है, गुना का अर्थ माइनस होता है, प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ गुना होता है, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको, 8 8 64, तो अब क्या हो गया 16 8 24 और ये 8 घट जाएगा तो 16 भी बचेगा ना,
16 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए अंक समूह की तरह ही आपस में संबंधित है? तो इसमें क्या हुआ है मालूम, 11 8 कितना होता है 19 है ना, ये दोनों जोड़ के गुना 19 दिया 57। ठीक है, तो ऐसे हुआ है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। देखिए 15 12 27 दिया 81 है ना, क्या लास्ट दोनों का जोड़ के 3 से गुना कर दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम का चुनिए। तो देखिए जेड और यहाँ जी आया है, यानी कि 7 जुड़ा है। ठीक है, 7 में फिर 7 जुड़ा है, देखिए 14 आ गया। ठीक, अब जैसे यहाँ 20 है, 7 27 होता है, 27वां स्थान पर कौन आता है, ए आता है, और फिर 7 जोड़ेंगे तो एच आ गया। ठीक है, और तो इसमें भी देखिए 12 7 19 और 19 और 7 26, ये सही है। 15 7, अब देखिए सब में 7 7 जुड़ा है, तो 15 7 22 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 21 है ना, इसमें 6 जुड़ा है, तो ये गलत है, ये अलग है ना। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में चेक को इतना लिखा जाता है, सर्ज को इतना लिखा जाता है, तो उस भाषा में पृष्ठ को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए चेक है, सी है, सी के बारे में यहाँ देखते हैं क्या है। सी का लिखा है 3 दूनी 6 लिख दिया है। एच है तो 8 दूनी यहाँ देखिए 16 लिख दिया है। यहाँ ई है तो यहाँ 5 ही लिखा है, यानी कि एक चीज़ ये समझ में आ रहा है, कॉन्सोनेंट जो है उसका दोगुना करके लिख रहा है, वोवेल जो है सेम वही चीज़ें लिख दे रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरह कर देंगे। देखिए यहाँ भी चेक कर सकते हैं, देखिए जो कॉन्सोनेंट है उसको दोगुना कर दिया, 19 दूनी 38 लिख दिया। यू है 21वां तो 21 ही लिखा, यानी वोवेल का वही स्थान पर लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग इसको पृष्ठ को लिखेंगे, तो पृष्ठ में पी क्या कॉन्सोनेंट है, तो इसको दोगुना करके लिखेंगे। पी है 16वां स्थान पर, 16 दूनी 32, 32 जैसे लिखा है, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर 18 दूनी 36, ठीक है, 32 36, ये दोनों में 32 36। अब क्या 9 है तो 9 ही लिखाएगा, है ना। आई जो है 9 कैसे, आई वोवेल है, वोवेल को दोगुना नहीं करना, वोवेल सेम वाला लिखा देना, यानी कि 32 36 9, 32 36 9 यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो इसमें क्या हुआ देखिए, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 2 9 का स्क्वायर 9 2 11 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर होते जा रहा है, ये आगे आता है ना 13 का स्क्वायर, लेकिन वो आगे पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है यहाँ का। तो इसका देखते हैं क्या, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी क्या होगा 40, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, इसमें क्या दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें क्या हुआ है देखिए, यहाँ पर 72 लिख रहा है, यहाँ तय से यहाँ 3 है, एक चीज़ दिख रहा है साफ, यहाँ की एक बढ़ा के 24 दिया 72 होता है, और एक बढ़ा के अगर इसको कहते हैं 33 चौके 132, ये भी सही है ना। तो इसको भी एक बढ़ा देंगे, 17 5 85, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी टॉम जेरी है, तो सभी वाला लिख देना पहले, सभी टॉम ये क्या है जेरी है, और कुछ जेरी मिक्की है, कुछ जेरी मिक्की है। ठीक है, तो अब इसको क्या बोला कि कुछ टॉम मिक्की है, कुछ टॉम मिक्की है, क्या इसके बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं है, क्योंकि मिक्की और यहाँ जेरी के बारे में कंफर्म है कि कुछ कुछ है, और कुछ टॉम मिक्की नहीं है, कुछ टॉम मिक्की नहीं है, इसके बारे में नहीं है। कुछ जेरी टॉर्म है, कुछ जेरी टॉर्म है, कुछ जेरी टॉर्म है, ये वाला सही है कंफर्म। ठीक है, यानी केवल 3 ही इसका 100% करेक्ट आता है। ठीक, निष्कर्ष 3। ठीक है, नेक्स्ट है, एक निश्चित भाषा में ड्रिंकिंग इज हार्मफुल को सिप वाज कास लिखा जाता है, क्विट ड्रिंकिंग हैबिट को वाज रेट और सेव लिखा जाता है, बेड हार्मफुल हैबिट को सेव सिप केट लिखा जाता है। उसी भाषा में बेड को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अब पहले इसको बनाने का तरीका क्या है कि बेड है किस में और किस में नहीं, वो चीज़ देखना। अब जैसे कि बेड कहाँ, यहाँ है ना, कि बेड हार्मफुल हैबिट को लिखा जाता है इतना। ठीक है, यानी कि आंसर जो होगा ये तीनों में से होगा, सेव सिप या तो केट में से। अब एक चीज़ यहाँ इसको देखिए, पहला सेंटेंस में इसमें क्या बेड है क्या, नहीं है, यानी कि ड्रिंकिंग इज हार्मफुल का यानी सिप बाज और कास, ये तीनों में से आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों है इसके लिए है, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल के लिए, बेड नहीं है, इसमें बेड नहीं है, यानी कि ये तीनों में से आंसर नहीं होगा। सिप बाज कास अगर है तो काट देना, बाज ये आंसर नहीं होगा, सिप ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या, क्यूट ड्रिंकिंग हैबिट, क्यूट ड्रिंकिंग हैबिट में बेड है क्या, नहीं, यानी कि ये तीनों में से आंसर में नहीं होना चाहिए। तो इसमें से साफ देखिए यहाँ है, यानी ये आंसर नहीं होगा, तो 100% करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प दिए गए प्रतिरूप में तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा अंक पहले से संबंधित है? इसमें क्या हुआ है,
तो इसको अगर देखते हैं तो 11 गुना 12 कितना होता है? 11 गुना 12 ये नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है? 12 गुना 13 करते हैं। 11 गुना 12 पहले करते हैं, क्या होगा? 11 दहें 110, देखिए 11 दूनी 22 और 11 इकाइयाँ 11 दो 13, ठीक है 132। 11 गुना 12 हुआ है। फिर 156 को अगर देखते हैं तो 12 गुना 13 शायद हुआ है। बरतिया 36 बाकी 3, 12 इकाइयाँ 12 और 3 15, 156। यानी कि 11 गुना 12 फिर 12 गुना 13। तो इसमें अगर देखते हैं तो शायद 21 गुना 22 ये लगभग है, देखते हैं ना। 21 गुना 22 करेंगे तो 22 इकाइयाँ 22 और फिर 22 इकाइयाँ 22 दूनी 44 और 2 46, हाँ वही है। तो 21 और गुना 22 है तो आगे क्या लिखेंगे? 22 गुना 23, ठीक है वही आंसर हो जाएगा। तो 23 दूनी क्या होता है? 46, ठीक है ये वाला आंसर हो जाएगा। 23 दूनी 46 के 6 और बाकी 4, अब 23 दूनी 46 4 50 यानी 506। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 4 संख्याएँ जोड़े दिए गए हैं, उनमें जिनमें से 3 किसी न किसी एक समान है, एक अलग है। तो एक अलग है भैया, निकालना एक अलग कैसे निकलेगा? तो 54 और 152 दिया हुआ है, ठीक है 54 और 152 दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे? 54 तिया अगर करते हैं कितना होता है? 162 होता है ना। 162 में देखिए क्या 10 माइनस है ये। 36 तिया 108 करते हैं, देखिए 10 माइनस है ना। गुना 3 करके 8 कम कर दिया जा रहा है। इसको गुना करेंगे तो 82 तिया 2 तिया 6 माइनस 10 ये सही 8 तिया 16। तो इसमें ये वाला नहीं है ना। ये वही 82 गुना 3 करके और 10 घटा दिया, ये वाला करते हैं। जैसे इसको 3 से गुना करेंगे 3 8 24, ये 24 आ जाता है। तो यहाँ लास्ट में 10 घटाएंगे तो 4 आना चाहिए, है ना। तो ये गलत है। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में मार्जिन को ये लिखा जाता है और उसी भाषा में प्रेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें क्या हुआ है? तो इसमें क्या हुआ मालूम? आर, देखिए यहाँ लिखा है MAR, तो RMAR इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। इसको ऐसे कैसे लिखा है? सब में एक एक बढ़ा के इसको ऐसे कर दिया, यानी R को यहाँ S लिख दिया एक बढ़ा के, M को यहाँ N लिख दिया, देखिए यहाँ एक बढ़ा के, और A को यहाँ बीच यहीं रखा अपने स्थान पर एक बढ़ा के, ठीक है। उसी प्रकार PRA को करेंगे अगर तो A को लिखाएगा इधर B, है ना, और बीच वाला क्या R, बीच वाला वहीं रहेगा RS, और P के बाद Q, BSQ ये तीनों में है। अब फिर क्या होगा? R क्या हो जाएगा? S, यानी BSQ के बाद आएगा S, फिर E आएगा F और Y Z, है ना। तो लास्ट में क्या? SFZ। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है? 3 2 5 3 8 2 10, यानी कि एक बार 3 हुआ एक बार 2 ऐड होता है ना। पहले देखिए 3 2, पहले 2 हुआ फिर 5 यहाँ 3 फिर 2 फिर 3 ऐड हुआ, ठीक है। फिर 2 ऐड हुआ 13 2 15 फिर ऐड हुआ 3, है ना। 15 3 18, अब क्या हुआ? 2 ऐड होगा तो 18 2 20 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। 141 में क्या है? निर्देश है कागज़ को मोड़ना है, फिर कैसा वो दिखाई देगा, ठीक है। तो जब खोलेंगे तो कैसा दिखाएगा? ये इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको ऐसे मोड़ा है, फिर ये दोनों को यहाँ से दोनों तरफ से मोड़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कट मारा है हल्का सा, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जितना मोड़ा है ये कट जो मारा है यहाँ पे, ये कितने आएंगे, है ना। ये जब खुलेगा तो यहाँ पर कट आएगा, यानी चारों तरफ आएगा कट, है ना। इसका करेक्ट आंसर साफ दिखने से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अब निम्नलिखित उस प्रकार है, यही है कि कागज़ को मोड़ना है और खोलना है कट करके। तो इसका आंसर क्या होगा? 142 का इसको करिएगा तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ये चित्र, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो त्रिभुज निकालना है। तो देखिए जब भी ऐसे वाला रहे ना, कभी भी जैसे कि ये वर्ग है और ये पूरा बीचों बीच है ना, कटम कुटी रहे, तो इसमें कितना त्रिभुज होता है? तो इसको काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और इसको दोगुना कर देंगे, यानी 8 त्रिभुज होगा इसमें, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। तो इसमें देखिए एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा?
8 और 8 16 हो गया ये, ठीक है। 17 18 19 20 21 22, ठीक है, 22 हो गया। और उसके बाद एक त्रिभुज ये वाला ले लीजिए 23 और एक ये ले लीजिए 24। तो 24 से ज़्यादा तो है ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित आकृति का चयन करें। इसमें क्या हो रहा है मालूम, इसको पलट दिया जा रहा है, ठीक है, इसको है ना ऐसे पलट दिया जा रहा है। देखिए इसको पलटेंगे तो सेम ये चीज़ें आएगा, है ना, इसको पलटेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला सेम वहीं रहेगा, ठीक है, पलट दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो नीचे वाला इधर आ जाएगा और ये ऊपर वाला जो है राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, पलटने के बाद आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब यानी कि जल रहता है कहाँ, नीचे, ठीक है, जल प्रतिबिंब होगा। दर्पण प्रतिबिंब होता है यहाँ, है ना, इधर उलट पलटता है, इधर पलटता है, ये क्या उलट जाएगा, ठीक है। तो जब उल्टेगा ना तो ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा उलट के, ठीक है, तो ऊपर रहेगा वो, और ये 5 जो है इसका नीचे आएगा, ये ब्लैक वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, और रहेगा, लेकिन ये साइड जो है वही साइड रहेगा, जैसे राइट साइड है तो राइट साइड ही रहेगा, तो वो तो सब में दिया हुआ है, ठीक है। और तो इस तरह से इसको जब ऑप्शन से छांटना पड़ेगा, तो ऑप्शन से जब छाटेगा तो पहले एक एक चीज़ देखना पड़ेगा। जैसे कि आर को देखते हैं अगर, तो आर जाएगा ऊपर, और ऊपर जाकर आर तो सब में सेम ही है ना, आर सब में सेम नहीं है। देखिए आर वाला है ना, ये वाला आर होगा, जब ये पलटेगा ना तो ये वाला आर होगा आपको, ये वाला, ये देखिए ऑप्शन नंबर जैसे इसमें नहीं दिया हुआ है ना, आर का जो ये वाला है राइट साइड होगा, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए लेफ्ट साइड दिया हुआ है, इसमें बाकी तीनों में राइट साइड दिया हुआ है, तो ये आंसर इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब रही बात, इसी को ऐसे ही छाटना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या छट रहा है, ऑप्शन इसमें अगर देखा जाए तो ये जो 5 है ना, इसको देखिए 5 ये गलत दिया हुआ है, इसमें जो 5 जो उल्टा है ये गलत उल्टा है, ठीक है, और इसमें 2 जो है ये गलत है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो 3 वाले फलक के विपरीत होगा। इस टाइप के प्रश्नों को आपको बता दिए हैं कैसे बनाना है। तो 4 फलक बनाइए और ये 6 फलक बनाइए, और इसमें क्या करना है कि एक अंक सेम वाला दो घन लेना है, एक अंक सेम वाला, ठीक है। तो एक अंक कॉमन वाला 2 घन लेना है, तो जैसे कि 2 4 6 इसमें है, देखिए हाँ यहाँ 4 और यहाँ 4 6 यहाँ 2 कॉमन है, तो कौन लेना है, पहला और तीसरा लीजिए। तो 4 सिर्फ कॉमन है ना, 4 और 4, ठीक है, तो 4 कॉमन है, तो 4 से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमते हैं, 4 3 2, तो यहाँ पर लिखिए 4 3 2, फिर इसको करेंगे 4 6 5, 4 यहाँ पर आगे लिखिए 6 5, ठीक है। अब जो पूछेगा आसानी से बना देंगे। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 है ना, 3 का पूछा 6, 2 का विपरीत पूछता तो 5 हो जाता, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 4 का विपरीत यहाँ पर जो आएगा 1 आएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 का विपरीत क्या पूछा, हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो ये चीज़ आ रहा है कि एक एक आकृति जो है बढ़ रहा है ना, 1 है यहाँ तो 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ रहा है, तो आगे 5 होगा, तो और बढ़ रहा है तो वो कैसे बढ़ रहा है वो भी चीज़ देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए एक ये ऊपर वाला है तो एक नीचे आ बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ इसको सेम रखिए, देखिए एक ऊपर नीचे है तो अब क्या हुआ, ऊपर बढ़ा, ठीक है, उल्टा वाला ऊपर वाला, ठीक है। और जब ऊपर वाला यहाँ अब क्या नीचे वाला बढ़ा, ठीक है, अब नीचे है तो अब क्या ऊपर वाला बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर इसको देखेंगे क्या होगा, ऊपर वाला बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ऊपर वाला बढ़ा है, लेकिन ये जो ब्लैक है ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला उल्टा है, ये नहीं होगा। और ये वाला देखिए स्क्वायर दे दिया, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 148 में क्या है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप के साथ संयोजित होगी। इसमें क्या हो रहा है, डबल सर्किल बराबर और छोटा सा सर्किल जो है ये सब कोने की तरफ आ रहा है, कोने की तरफ आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सेंटर की तरफ आ रहा है। तो इसमें से सेंटर की तरफ जाएगा वो कौन सा होगा,
तो सेंटर की तरफ जा रहा है वो, अब देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि ये जो है ना डबल सर्किल वाला है, ये सिंगल लाइन है इसमें, तो ये होगा नहीं क्योंकि डबल लाइन वाला होगा। ठीक है, अब ये देखिए सेम चीज़ें यहाँ पर है ना, ऐसे बैठेगा ये। ठीक है, इसको बिना उल्टे पलटे क्या डायरेक्ट इसको यहाँ बैठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप के साथ संयोजित होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए अगर यहाँ पर देखते हैं स्क्वायर है और ये बीच में कटम कोटी है, यहाँ अगर सर्किल है बीच में कटम कोटी है, यहाँ त्रिभुज है तो बीच में कटम कोटी है, फिर यहाँ क्या है सर्किल है। और एक चीज़ ये भी सिर्फ ध्यान दीजिए कि सर्किल है, ट्रायंगल और स्क्वायर है, सर्किल ट्रायंगल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें डबल ऐसे हुआ, सेम चीज़ है, डबल यहाँ ऊपर नीचे हुआ। ठीक है, यहाँ तिरछा था तो यहाँ तिरछा सब में था, यहाँ ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे। ठीक, फिर यहाँ क्या है ट्रायंगल है, स्क्वायर है, अब इसमें क्या आएगा सर्किल आएगा। ठीक है, क्योंकि यही तीनों चीज़ें के खेल हो रहा है। ठीक है, तो सर्किल वाला आएगा, तो पहले नंबर सर्किल, ये तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। अब सर्किल वाले में क्या हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक ही डंटा सिर्फ ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो एक ही डंटा आएगा ऊपर से नीचे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो बिंदुओं के स्थान की वही शर्तों को पूरा करेगी जो कि एक्स आकृति में दिया हुआ है। तो इसमें बिंदु में है क्या, तो वो चीज़ें जो है देखिए क्या, ये जो डॉट है ये स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्किल, ये तीनों को ये कवर करता है। ठीक है, तीनों को कॉमन है, और ये जो कॉमन है किसमें, ट्रायंगल और स्क्वायर में ये आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर देखिएगा इसमें, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप तीनों को एक कवर करें तो वो ऐसा कोई बिंदु इसमें बाकियों में नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या है, ट्रायंगल और स्क्वायर को कवर करे, ये सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही मिलेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 4 का पूरा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।